आप ये बता दें कौन ऐसा दल है जो अपने चुनावी घोषणा के कम से कम 10% युवाओं को टिकट देता हो। आप एक भी पार्टी का नाम बता दीजिए जो युवा विंग, छात्र विंग के लोगों को टिकट देता हो। जिसकी उम्र 30 साल 35 साल का युवा है उसको विधायक बनने का मौका मिलता हो। आप मानिए ये शून्य है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, ये शून्य है। हाँ, अगर हम जिस राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं और जब से तेजस्वी जी के नेतृत्व मिला है तब ये नहीं कहा जा सकता है कि युवा नहीं आए। कई सारे युवा हमारे, चाहे चेतन आनंद भाग गए हो, वो भी युवा, उनको भी टिकट मिला था। मुकेश रोशन थे, बहुत सारे ऐसे हैं। यहाँ तक उनका भी जिसकी बात आप कर रहे हैं उनका भी बैकग्राउंड देख के ही मिला था, क्योंकि उनके पिता पहले सांसद रहे, उनकी माता सांसद रही हैं, अभी भी वर्तमान सांसद हैं। वो तो है ही जो कहीं ना कहीं आपके पार्टी में भी तो इन चीजों को देखा जा रहा है। हाँ, लेकिन मेरी पार्टी में ये भी है जो कार्यशील, जो एक आम कार्यकर्ता थे, युवा विंग के अध्यक्ष, उनको भी एमएलसी बनाया गया। हमारे पार्टी में मुन्नी रजक जो सामान्य महिला थी उनको भी एमएलसी बनाया गया है। महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष थी उर्मिला ठाकुर, जो एकदम सामान्य परिवार की महिला थी, उनको भी बनाया गया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे तो सभी पार्टी के पास एक दो एग्जाम्पल रखे हुए हैं। हाँ। लेकिन हम बात कर रहे हैं बृहद पैमाने पे जिस प्रकार से युवाओं की भागीदारी है। अगर देखिए वास्तविक में अगर युवा की राजनीतिक दल को छोड़ करके हम एक पहलू देखें, युवाओं की राजनीतिक भागीदारी से क्या फायदा है देश को, तो सबसे पहला फायदा है जो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर युवा राजनीति में भागीदार होते हैं तो सबसे पहला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब कैसे? और उसके साथ साथ जो विकास का जो स्तर है वो काफी हद तक, क्योंकि उसके अंदर एक स्टेमिना है कुछ कर गुजरने की, वो एक बड़े पैमाने पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिससे बड़े स्तर पे जैसे हम अपने उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए जो हम विधायक बनते हैं, इस बार हमारी उम्र 30 साल है, हम विधायक बनते हैं। आज हमारी इनकम 10-20-50 हजार है, जो छोटे मोटे बिजनेस से मान के चलिए घर परिवार गुजर बसर करने की जो हमारी दशा है उसमें हम जी खा रहे हैं। आज हम विधायक बनते हैं तो सरकार जो हमें फैसिलिटी देती है, सैलरी देती है, अलग अलग कन्वेंस देती है, उससे हमारी गुजर बसर इससे बेहतर और हो जाएगी। गाड़ी मिल जाएंगे, गाड़ी मिल जाएगी, मतलब एक अलग हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उसकी स्टैंडर्ड थोड़ी और उठ जाएगी। हम उतने में पर्याप्त खुश रहेंगे और हम दिन रात काम करेंगे। जो हम आज विधायक बने कल मंत्री बनने का भी अवसर हमको मिले, तो हम इसके लिए दिन रात अपने विधानसभा क्षेत्र हो, बिहार के तमाम क्षेत्र की मुद्दा को, बात को लेकर के हम उठाएंगे और हम कार्य को करेंगे। आप मान लीजिए जो अगर आज हमारी इनकम 50,000 है और कल हमको 1.5 लाख रुपया सैलरी मिलता है तो मेरे दिमाग में कभी भी भ्रष्टाचार आएगा ही नहीं। हमारे अंदर ये कहने का मतलब कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिनको मोटी सैलरी मिल रहा है, देखिए क्यों कर रहे हैं और जाके एक चीज बता दीजिए, जो 40 साल 50 साल तक राजनीति में अपने पांव को घिसते 50 साल चले जाते हैं, एक बार उनको टिकट मिल जाता है, मौका मिल जाता है, वो क्या करेंगे? आप भी जानते हैं चुनाव में खर्चा होता है, करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं जो किसी से छुपा नहीं है। तो एक व्यक्ति जिनको अपने जीवन में संघर्ष करते करते 50 साल पहुंच गए, उनको विधायक बनने का मौका नहीं मिला है, वो भ्रष्टाचार क्या करेंगे? वो अलग तरीके से अपने धन को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। मतलब भ्रष्टाचार करने का मतलब ये नहीं है वो सरकारी खजाने को लूटता है। वो विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने लगते हैं। वो सरकार की तरक्की के बजाय अपने परिवार की तरक्की करने लगते हैं। वो छोटे छोटे अपना एक स्टार्टअप तैयार करना स्टार्ट कर, जबकि आप एक चीज बता दें, जो उद्योग मंत्री है अगर उनकी अपनी 4 कंपनी हुआ, सरकार की कंपनी चीनी मिल बंद हो, ऐसे उद्योग मंत्री लेकर के आप क्या करेंगे? आप ऐसे खेल मंत्री लेकर के क्या करेंगे जो बिहार में आज भी खेल की कोई संभावना नहीं है? वो तो तेजस्वी जी थे, जब आए तो कहे जो मेडल और नौकरी का उन्होंने योजना बनाई और कानून बनाया। उसमें जैसे शिक्षक की बीपीएससी शिक्षक वाली जो बहाली है, उसमें हालांकि जिस समय आपके साथ आपके उप मुख्यमंत्री जिस समय थे तेजस्वी यादव, उनके साथ जब सरकार में थी उसी समय ये लागू हुई, लेकिन इसका श्रेय पहले जो चर्चा लगातार चली, हालांकि वो भी मामला खूब गरमाया कि तेजस्वी यादव कहते थे कि नहीं योजना हमने दिया, तो अब जो है इस प्रकार से युवाओं को नौकरी मिलना शुरू हुआ। नीतीश कुमार कहे कि नहीं जो अरे ये क्या कहेगा, इतना दिन से था, ये हमको सिखाएगा। हाँ, तो बात तो सही कह रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं, जितना दिन से था उनको सिखाएगा। 17 साल से वो थे तो एक भी बीपीएससी और नियोजित शिक्षा को नियमित करने का उनके पास बुद्धि ही नहीं था, कहां से कर लेते। और 2 एग्जाम हमारे साथ सरकार में कंडक्ट हुआ, दोनों एग्जाम की 100 समय फॉर्म भरा गया, उसकी एग्जामिनेशन हुई, रिजल्ट आई, बजाबते ज्वाइनिंग हुआ,
और एक सुई भर इधर उधर किसी तरह की। अच्छा, अभी अगर जैसे अभी लगातार चर्चा लोग पुराना वीडियो को लोग ट्रेंडिंग करा रहा है तमाम मीडिया चैनलों के वीडियो को कि कहते थे अब हमसे गलती हो कि अब दोबारा नहीं जाएंगे, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं, तमाम अभी चल रही है। किनके साथ जाना कबूल है कभी क्लियर नहीं है, वो भी क्लियर है। जिस समय आपके साथ थे उस समय कह रहे थे, उस समय का ये भाषण है कि मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल है। मतलब कौन? हाँ, बीजेपी। नहीं, नाम नहीं लेते थे। हाँ, नाम नहीं, उनके साथ जाना कबूल, आपके साथ, मतलब आपके साथ जो थे। हाँ, नाम नहीं और उनके उसके अलावा कभी नहीं कह रही बीजेपी के साथ जाना अच्छा नहीं है, राजद के साथ जाना अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अभी भी तो आपकी जो पार्टी अभी रखते हैं। नहीं, अभी भी आपकी पार्टी आस लगाए हुए है कि अब जैसे उसी दिन था दरवाजा खुला हुआ है, जैसे लालू यादव जी की कहे कि आने के लिए स्वागत है उनका, हमेशा दरवाजा खुला हुआ है। लालू जी के साथ नीतीश जी काम किए हैं राजनीति में। जब लालू जी चरम पर थे, नेता प्रतिपक्ष हुए थे, उस समय नीतीश जी सरकार विधायक थे, सांसद थे। जब ये मुख्यमंत्री हुए तो वो सांसद हुए थे। उस समय से इनकी मित्रता है और पटना यूनिवर्सिटी से इनका मित्रता है। तो कैसे कहते, राजनीति तो सिद्धांत की लड़ाई होती है ना, वो तो व्यक्ति की लड़ाई होता नहीं। मेरे पास कोई आए तो आने के लिए दरवाजा बंद क्यों रहेगा मेरा? अच्छा, घुमा के फिर हम वही सवाल को ले चलते हैं, शुरू वाले सवाल पे कि वास्तव में अगर आपके साथ अगर नीतीश कुमार आ जाए तो क्या लग रहा है बीपीएससी छात्रों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी? क्या एग्जाम होगा? अब ये तो निर्णय हमारे नेता लेंगे जो उनके साथ आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन मेरे साथ आते भी हैं तो नेता से हम यही मांग करेंगे, अपने पार्टी के लोगों से यही मांग करेंगे, क्योंकि हम शिक्षक प्रकोष्ठ में है, इस विषय के शिक्षा और स्टूडेंटों के विषय को लेकर के हम लोग काफी अग्रसर रहते हैं। तो हम मांग क्या हम करवाएंगे सरकार में, अपने नेता से बैठ करके करवाएंगे जिसकी पुनः एग्जामिनेशन और होगा भी और पारदर्शिता के साथ होगा। अच्छा, आपका आज जब हम आपके बारे में रीड कर रहे थे तो हमने देखा एक बैठक है, बैठक हॉल में बैठे हुए हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव जी उधर बैठे हुए हैं और आप लोगों का तमाम उसमें एक हमने फोटो देखा उसमें। तो क्या लग रहा है जब बैठक चलती है, क्योंकि डायरेक्ट आप लालू जी की बैठक में भी शामिल रहते हैं, उस बैठक में 2025 में युवाओं की भागीदारी को लेकर के राजद में क्या लग रहा है, कितनी % युवाओं की जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी मिलने की संभावना है? हाँ, हमने तो अपने नेता से भी बात किया है और उन तक ये बात पहुंचाया भी है, जो अगर जितने अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी राजनीति में होगा वो हमारे लिए सुखद होगा। दूसरा चीज, जो हमारा लीड ही युवा कर रहा है, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है जब हमारा लीडिंग हमारा नेता ही युवा है। तो जिस सरकार का नेतृत्व यूथ कर रहा हो, जिस सरकार का मुख्यमंत्री ही युवा बने, उस सरकार में युवाओं की भागीदारी की बात ही करना छोड़ दीजिए। उसमें तो मान लीजिए हाँ रह गए पर्सन और विधायक कितने हमारे बनते हैं युवा, तो इसमें तो ये होगा जो हम तो मानते भी हैं, जो जितने भी यूथ हमारे पार्टी में है, जितने भी यूथ हमारे पार्टी में राजनीति करते हैं वो अपनी भागीदारी सिद्ध करें। और हम पार्टी से भी मांग करते हैं जो वास्तव में योग्य है, चुनाव लड़ने योग्य है, उनको चुनाव लड़ाया जाए, अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए। हम तो मानते हैं 25-30% युवाओं की भागीदारी मिले हमारी भी पार्टी में, और यही चीज दूसरे पार्टी में भी मिले, तब ना युवाओं की भागीदारी होगी। एक पार्टी एक युवा की पार्टी और है जो आपके साथ है, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी। क्या मुकेश सहनी 25 आपके साथ है? हाँ, मेरे अभी तो मेरे साथ ही है, अब 25 में भी रहेंगे मेरे साथ। ऐसा तो नहीं है जो उधर जाने वाले हैं, क्योंकि ये भी तो कह ही दिए हैं जो आप राजनीतिक में कुछ भी गारंटी तो होता नहीं। अभी मेरे साथ हैं, कल क्या होगा ये तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अभी मेरे साथ हैं। और उपचुनाव भी हुआ था, इसमें भी देखे थे जब माननीय तेजस्वी जी के साथ उन्होंने कई रैलियां किया था। झारखंड की चुनाव हुई तो उसमें उन्होंने गया था। कितना उम्मीद करते हैं कि वो जब रहेंगे तो आपको कितना % सीट और जीत की संभावनाएं बढ़ जाती है? अच्छी संभावना आती है, क्योंकि वो युवा को देते हैं टिकट, चाहे वो आप पुरानी की देख लीजिए या फिर अभी झंझारपुर में उन्होंने टिकट दिया था, तो उन्होंने युवाओं को टिकट दिया था और जितने सीट उनको मिला था 3 सीट, 3 में लगभग वो युवाओं को ही उतारे थे चुनाव में। तो हम मानते हैं कि उनको जितना सीट मिलेगा वो जीत करके आएंगे, 100% जीत करके आएंगे, क्योंकि वो भी समाज के लिए नेतृत्व कर रहे हैं, अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे वर्ग का नेतृत्व। उनके ऊपर भी टिकट बंटवारे के समय काफी सारे गड़बड़ियों का आरोप। अब ये तो गड़बड़ी होती ही रहती है, जब टिकट बंटवारे एक परिवार में 5 लोग को अफसोस नहीं रख सकते हैं, तो इतने बड़े पार्टी हैं, इतने बड़े बिहार है, तो उसमें एडजस्टमेंट छोटा नीचे ऊपर चलता रहता है। सवाल तो बहुत है और हम लोग गपशप कार्यक्रम में आज कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। और पुनः चूंकि हम इसमें अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि आपके अगर कोई सवाल है
तो वो भी हमारे चैनल के माध्यम से आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। जो नेक्स्ट जो भी हमारे गेस्ट होंगे, उम्मीद करते हैं कि और जो गेस्ट होंगे उनसे भी जो सवाल आपका होगा, आपसे जुड़ा होगा, जमीनी मुद्दे से जुड़ा होगा, वो भी हम डायरेक्ट करने का कार्य करेंगे। हम तो बस एक चीज और मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो हम मान लीजिए कोई पार्टी क्या देता है नहीं देता, युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा दिवस पर युवाओं की बात हो रही है, तो हम तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं, जो जिस तरीके से आपने महिलाओं की आरक्षण की बात किया है राजनीति में, उसी तरीके से अगर हमारी भागीदारी अगर 60% है तो हमें भी 30% आरक्षण मिले, और ये संवैधानिक आरक्षण हो, और ये आरक्षण हर पार्टियों के लिए एलिजिबल हो। आप बना दीजिए कानून बन जाए जो 30% जो है हर पार्टी अपने युवाओं को जितने सीट पे चुनाव लड़ेंगे उसके 30% वो युवाओं को ही देंगे टिकट अपनी पार्टी के। उसमें उम्र की कैटेगरी होनी चाहिए। हाँ, उम्र की कैटेगरी होनी चाहिए, अंडर 40 साल तक की युवाओं की होनी चाहिए। उसमें 2 कैटेगरी और होनी चाहिए, जिनकी संपत्ति 10 लाख से 5 लाख से जो है सालाना कम की आय हो, ऐसे लोग होना चाहिए। जिनके परिवार की किसी कोई लोग जो है सो राजनीति में न हो, विधायक सांसद के बेटे को युवा न मान लिया जाए, तब ना हमारी भागीदारी। हाँ, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात यही, जैसे हमने अभी सवाल किया, अगर हमको देखा था कि जो युवा जा भी रहे हैं उनका बैकग्राउंड या तो वो सांसद के बेटे हैं, विधायक के बेटे हैं, या बड़े संपत्ति वाले लोगों के बेटे हैं। उसमें यही कैटेगरी बनाया जाए, जो जिनकी इनकम 5 लाख करे, 10 लाख करे सालाना इनकम हो, उनको उसमें रखा जाए। जिनकी परिवार से कोई विधायक और सांसद मंत्री नहीं है उनको रखा जाए, या फिर ऐसे लोग जो समाज में सबसे गरीब है लेकिन नेतृत्व करते हैं, अलग अलग तमाम संगठन बना, सभी पार्टी में उनको टिकट ऑफर किया जा सकता है। तो कब मिलेगा? जब सीट वैकेंट होगा, आरक्षण हमको मिलेगा तब नहीं मिलेगा। आरक्षण मिलेगा नहीं तो हम हल्ला करते रहेंगे, कहां से मिलेगा? आप आरक्षित कर दीजिएगा। एक फाउंडेशन चाह रहे हैं। हाँ। वास्तव में एक फाउंडेशन कर दिया जाए कि हम चाह रहे हैं जो 70% अगर हमारे बुजुर्ग लड़ते हैं तो 30% हम भी उनके साथ लड़ करके उनके साथ उनके अनुभवों को सीखे, ताकि आने वाले समय में देश को और डेवलपमेंट करने में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो और युवा भारत को विकसित भारत बना सकता है। और वास्तव में 21वीं सदी युवाओं की सदी है और इसकी जीता जागता उदाहरण भारत बने, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बने। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी कदम उठाए, हम स्वागत करेंगे उनके कदम का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी आपका। हमारे साथ अभी चर्चा में और गपशप कार्यक्रम में प्रदेश सचिव शिक्षक प्रकोष्ठ के राजद के नेता हैं और प्रदेश लेवल की राजनीति करते हैं। बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब भी दिए और वास्तव में अपने कुछ ओपिनियन रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो भी अपना एक सहयोग देंगे कि इसको शेयर करके तमाम जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उन तक ये बातें पहुंचाने का कि वास्तव में युवाओं की भागीदारी कितनी होनी चाहिए और किस प्रकार युवा अभी भी बहुत पिछड़ा समझ में आ रहा है, क्या बहुत पिछड़ता हुआ जा रहा है। अगर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, देश की राज्य की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। जरूरत है इसको एक बेहतर रास्ता देने का। उम्मीद करते हैं कि सभी हमारे जो दर्शक हैं वो भी शेयर करने के साथ साथ हमारे इस अभियान को, हमारे इस गपशप कार्यक्रम को लगातार आम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और हमने इस कार्यक्रम को लगातार करने का निश्चय किया है और ऐसे ही हमारे साथ जो नेक्स्ट गेस्ट होंगे उनको लेकर के हम आएंगे और आपके बीच में रखेंगे कि वास्तव में किस प्रकार का कार्यक्रम हम लगातार दे रहे हैं और इसमें आप अपने क्या राय रखते हैं जरूर रखिएगा। फिलहाल गपशप कार्यक्रम में हमारे गपशप करने के लिए बैठे तमाम साथी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल पे समय देने के लिए विशेषता आपको चंदन बहुत धन्यवाद।